हेलो। देखिए हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग रीजनिंग और हिंदी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हम आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए 22 तारीख को जो पेपर हुआ था, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2018 को जो दो पेपर हुआ था उसका ये सलूशन है। 23 दिसंबर वाला एक पेपर का सलूशन हमने यूट्यूब पे डाला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इस चैनल पे, उसमें भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी हमने क्रिएट किया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी पीडीएफ से रिलेटेड मटेरियल होगा वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज़रूर वो जुड़ जाइएगा उससे। और देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम, ऐसे आप लोग टेलीग्राम पे सर्च भी करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें जो फिगर लगा है 50 डेज का, जो आप 10 बजे वीडियो देखे हैं वही फ़ोटो हमने लगाया है, तो वो पहचान है अपने चैनल का। तो उससे जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को पीडीएफ का झंझट नहीं रहेगा, तो आप लोगों को पीडीएफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। इसमें ये कुछ वर्ड दिए हैं और इनके नंबरिंग दिए हैं, और बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा क्रम है जिसको हम लोग अच्छे से सजा दें तो एक अर्थपूर्ण मीनिंग निकलेगा, मतलब ऐसा मीनिंग जिसका कोई मतलब हो। तो देखिए हम लोग कैसे इसको देखेंगे। अब ए ऑप्शन क्या है, ए में है पहले डी, अब पहले डी, ये थर्ड नंबर पे, फिर 2 ए, फिर 5 एच, फिर 6 में क्या है ई, फिर 6 में ई, 8 यस, फिर आई, फिर ओ और यन, इस तरह आ रहा है। तो ये तो कोई मीनिंग नहीं देखा गया है। डी ए एच ई एस आई ओ एन, अब देखिए एस आई ओ एन से मीनिंग बनता है, तो इसको हम लोग रखेंगे। और हम लोग एक और जो एस आई ओ एन यहाँ पे है और एस आई ओ एन यहाँ पे है, हम इसको अभी देख लेते हैं कि सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। कि सी में देखिए 2 मतलब ए, फिर 3 मतलब डी, फिर 5 मतलब एच मतलब, और फिर ई। तो एडेशन बन रहा है। एडेशन का मतलब होता है कि चिपकना, किसी चीज़ से चिपकना होता है इसका मतलब। तो ये सही मीनिंग दे रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी आना ज़रूरी है। नई इंग्लिश आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आप लोग अभी से क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, और इंग्लिश पढ़ेंगे तो उससे आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आप लोग देखेंगे कि इसमें हिंदी के जो लैंग्वेज हैं उसमें 2-3 जगह गलत दिया है, और जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो सही दिया है। हमारा 43 क्वेश्चन सही हुआ था इसी वजह से, क्योंकि हमने हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया था, इंग्लिश लैंग्वेज से सॉल्व किया था। और 2-3 क्वेश्चन जो हिंदी में गलत हो गए थे, जो बच्चे ने हिंदी अटेम्प्ट किया होगा तो उनका तो माइनस हो गया पहले से, और वही हमारा प्लस हो गया, इसलिए गलती भी कम हुई और नंबर भी अच्छा आया। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ते रहिए। अब यहाँ देखिए एक दिया है कि नाइटमेयर। नाइटमेयर में आपको ऐसे देखना है कि इनके बीच में अल्फ़ाबेट कितने आते हैं। तो इसको आपको सिंपल करना क्या है, NIGHTMARE। अब देखिए इसको 2 तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप इस तरह पढ़ते जाइए या इसकी नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। लेकिन हम देखिए NOPQRSTUV, कुछ नहीं मिला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यन से कुछ नहीं मिला। अब देखिए फिर से IJKLM। अब देखिए आई से हम लोग काउंटिंग करने किए तो यम तक पहुँचे, और जितना आई और यम के बीच में 3 वर्ड की गैपिंग होती है, तो 3 वर्ड क्या है यहाँ पे दिया हुआ है।
तो ऐसे ही हम लोग काउंटिंग करते हैं कि दो वर्डों के बीच में उतने ही वर्ड हैं जितना अल्फ़ाबेट में वर्ड होते हैं। तो इस तरह आप लोग काउंटिंग करके निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यम के बाद यम, यन, ओ, पी नहीं मिला तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर देखिए यच, जी से, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद यच तो दिया है तो ये दूसरा मिल गया। अब इधर आएंगे तो जी, एच, आई इधर नहीं मिला। और फिर आगे बढ़ेंगे यच, आई, जे, के, यल, यम यहाँ भी कोई वर्ड नहीं मिला तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए टी दिया है ना, तो टी के बाद यू आता है, तो टी से बड़ा तो कुछ नहीं है तो इसको चेक ही नहीं करना है, हमें छोड़ देना है। अब देखिए यम, यम से इधर कोई बड़ा नहीं है, इस वाले में कोई बड़ा नहीं है यम से, और यम से इधर देखेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ए से देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी इधर भी कुछ नहीं मिला तो ए को भी छोड़ देंगे। फिर इधर हम लोग चेक कर लेते हैं, दोनों साइड में चेक करना होता है, इधर भी चेक करना होता है, इधर भी चेक करना होता है। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और हमारे साथ हम इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो ए, बी, सी इधर भी आप लोगों को नहीं मिला। फिर देखिए आर से, आर से क्या मिलेगा, आर, यस, टी इससे भी कुछ नहीं मिला। अब लास्ट में बचता है ई, तो ई यहाँ हो गया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यल, यम तो इससे भी नहीं मिला। तो हम लोगों को दो काउंटिंग मिला है, दो नंबर, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। फिर भी आप लोग इसको काउंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, यदि सही से काउंटिंग नहीं की जाती है तो गलती होने के भी चांसेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन और तर्क पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसमें दिया होता है इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग भी क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है देखिए, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए सौर ऊर्जा का प्रयास करना चाहिए तो ये तो सही बात है। तो यहाँ दे रहा है हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। तो सौर ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अदर रिसोर्सेज से जो ऊर्जा मिल रही है उसकी कमी हो रही है। तो ये तर्क तो आपका सही जा रहा है। फिर नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी होती है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपको नहीं जा रहा है, क्योंकि नए नए इन्वेंशन हम लोग जब तक करेंगे नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय में आप सभी को पता है कि पेट्रोलियम पदार्थ ख़त्म होने वाले हैं। तो हम लोगों को इस पे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और पैसा जो भी लगे तो धीरे धीरे हम लोग उसको कास्ट को जो भी आ रहा है तो उसको कम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही आप अपने स्थान पे सोच सकते हैं। यहाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को समझा देते हैं। इसमें कुछ कंडीशन बता दिया जाता है कि ये करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, और फिर उसमें उस कैंडिडेट का क्या किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो बताना होता है कि क्या ये एलिजिबल हैं कि नहीं है। जैसे वीडियो के एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम जो है उसमें CCC मान्य है। जिस लड़के का CCC होगा वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन लेगा। अब जिसके पास CCC की डिग्री ही नहीं रहेगी वो क्या क्वालिफाई भी कर जाएगा, फिर भी उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह जैसे किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकलता है, और सेम प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन में भी होता है कि कुछ इसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से पूछा जाता है कि क्या ये एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, एक अभ्यर्थी का सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है या जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है इंजीनियर को एक्वायर करने की। तो यहाँ पे देखिए एक अभ्यर्थी में क्या क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम 75% और HSC में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, 3 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो, और 28 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 क्राइटेरिया दिए गए हैं।
उसके बाद कुछ छूट भी दिए गए हैं, कुछ छूट देखिए यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इतने तारीख को नोटिफिकेशन निकला। अब यहाँ पे दिव्या क्या है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है और पिछले 1 वर्ष से एक सहायक इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। अब देखिए इसके पास अनुभव कितने का है, 1 वर्ष का, और यहाँ पे कितने का आ जा रहा है, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसमें छूट में भी देखेंगे तो छूट में भी क्या है, अनुभव से रिलेटेड कोई छूट नहीं है यहाँ पे। अब देखिए स्नातक में यदि 50% पाई है और HSC में 70% पाई है और 3 वर्ष से कम का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का उसको अनुभव है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्टर के पास भेज दिया जाएगा कि वो अपने मामले को अच्छे से देखे। लेकिन देखिए अभी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं लगा इसमें, आगे इसका पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। तो उसने स्नातक में 82% और इसमें 87%, तो इस हिसाब से तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट था ये सही हो गया, दूसरा वाला इसको गलत जा रहा है। फिर उसने अभी 25 वर्ष की उम्र पूर्ण की है, तो देखिए ये और ये सही जा रहा है, लेकिन उसके पास अनुभव कितने का है, 1 वर्ष का ही है, जबकि होना कितने चाहिए, मिनिमम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए इस उम्मीदवार को क्या किया जाएगा, चयनित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा हो गया। अब देखिए पहले को देखिए, पहले में क्या दिया, ऐसे और फिर ऐसे, फिर नेक्स्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट वाला ये फर्स्ट वाला हो गया, फिर नेक्स्ट वाला। अब इस फिगर को हम लोग इधर लेके आएंगे तो यही फिगर बनेगा, फिर इस फिगर को भी हम इधर लेके आएंगे, इसको पलट देंगे तो यही बनेगा। फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी वाले में एक फिगर ऐसे है और दूसरा भी फिगर ऐसे है, मतलब ये दोनों का डायरेक्शन एक ही पोजीशन में है। किसी और चारों फिगर में क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है, लेकिन इसका क्या है, एक ही सेम में है, डायरेक्शन में है, तो ये भिन्न हो जाएगा चौथा, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपको बताना है क्लास 10 और क्लास 11 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है कि 9 और 10 का क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा और यहाँ पे बड़ा, तो जब भी गैपिंग बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है, वहाँ पे ये या तो डिवाइड का रूल चलता है या मल्टीप्लाई का रूल चलता है। जब गैपिंग छोटा छोटा होता है तो प्लस और माइनस का रूल चलता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, 12 तिहाई 36 में 3 कम, 33 तिहाई 99 3 कम, और इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 18, 18 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 तिहाई 15, 15 में से 2 गया तो कितना हो गया, 15 में से 3 गया तो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यूनिट प्लेस को आप ध्यान दीजिए, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है एक ही जगह, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 माइनस कर दिया गया है। तो आप लोग फिर से इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 प्लस 1, फिर 9 3 27 माइनस 1, फिर 26 चौको 104 प्लस 1। अब देखिए ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और +1 -1 +1 -1 किया जा रहा है। अब 105 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 125, और 125 में 1 माइनस करने पे 524 आ रहा है। और फिर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करें और +1 कर दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 6 × 5 = 30 हो गया, 30 का मतलब 3000, और 24 को हम लोग 6 से करेंगे तो 24 छक्के कितना होता है, 144, और 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145, मतलब बी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। बी में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर ये बी का नंबरिंग क्या है 2 है, और एफ का नंबरिंग क्या है 6 है, तो 4 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे, और फिर 14 में 4 जोड़ेंगे तो आर आएगा। तो आर तो सब जगह है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर 2 के बाद 8, 8 के बाद 32, 32 के बाद 100 कितना 28, मतलब 2 का क्या हो रहा है 2 ऐसे करेंगे, आप सीरीज बनाएंगे 2 4 8 16 32, मतलब एक ये गैप करके दिया जा रहा है। तो 128 दिया, 128 के बाद आता है 256, तो 256 को नहीं लिया गया है। इसके बाद आता है 512, तो 512 को लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बी सी डी ई और अब एफ आना चाहिए, और एक ही जगह ऑप्शन है, तो ये इसको आगे मारिए। फिर अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दिया है कि ये कुछ डाटा दिया गया है और इसके आधार पे क्वेश्चन को हल करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। इस सीरीज में देखना है कि 2 के बाद ऑड नंबर कितनी बार आया है। तो ऐसा यहाँ पे 1, फिर 2, 2 के बाद 3, 4 बार आया। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद सम आ गया है, यहाँ 2 के बाद सम आ गया है, तो ये 4 आ गया, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए और सम में 1 जोड़ा जाए, मतलब ऑड डिजिट जो हैं, अब देखिए प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए। अब यहाँ से आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि नंबर में हमें घटाना है कि डिजिट में घटाना है। यहाँ देखिए इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, ऑड डिजिट जो भी हैं उसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और 1 एडेड टू ईच इवन डिजिट, इवन डिजिट में 1 ऐड किया जा रहा है। व्हेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज न्यूली फॉर्म्ड सीक्वेंस विल बी द सेकेंड हाईएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट हम लोगों को देखना है। इसका आसान सा ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं। ऑड में क्या किया जा रहा है, 1 माइनस किया जा रहा है, तो पहले इकाई का स्थान ले लीजिए। इकाई के स्थान पे क्या है 6 है, तो 6 में 1 जोड़ा जाएगा तो 7 हो गया, और फिर 8 में 1 जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर 3 में 1 माइनस किया जाएगा तो 2 हो गया। फिर 4 में 1 जोड़ा जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 2 में 1 जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 9 में 1 माइनस किया जाएगा तो 8 हो जाएगा, और फिर 7 में 1 माइनस किया जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट हाईएस्ट तो ये बनेगा और सेकंड हाईएस्ट ये बनेगा, तो नंबर आपका कौन सा होगा, ये वाला। तो ये कितना बन जाएगा 8, फिर 9 और 8, तो ऑप्शन कौन सा आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है 120, और प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया है गुणा, तो यहाँ पे 12 का गुणा कर देंगे। फिर माइनस को क्या बोलते हैं भाग, तो भागा 3, और फिर भाग को क्या बोलते हैं घटाना, तो 4 हो जाएगा। फिर गुणा का योग, और फिर माइनस का भाग, यहाँ पे पहले 2 लिख लेना, फिर भाग, और प्लस का क्या है, प्लस का मतलब गुणा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे -3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, और 4 मतलब 12 चौको 48, 480, और 480 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 477, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों का ईजिली हो जाएगा। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखिए इसमें दे रहा है कि साइन को बदलने के बाद ये रिजल्ट सही हो। अब देखिए पहले ऑप्शन को हम लेते हैं, तो यहाँ पे 5 है, प्लस को हम माइनस करते हैं, -3 गुणे 4, और यहाँ पे हो जाएगा +12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ गया, और ये कितना हो जाएगा -12,
और यहाँ पे प्लस और 5, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना 11, 11 को माइनस करेंगे 12 से तो कितना आएगा -1 आएगा। इसका मतलब इसका तो पहला वाला ही सही हो गया। अब पहला वाला सही हो गया तो और कोई चेक नहीं करना है। देखिए ये डिक्शनरी आर्डर होता है, इसको हमें डिक्शनरी आर्डर में सजाना होता है। तो इसको हमें कैसे करना होता है, अब देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब थर्ड वाले अल्फ़ाबेट को हम लोग देखेंगे कि थर्ड वाले अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा। 4 और 5 को हमें चेक करना है, 4 और 5 को, 4 और 5 में पहले कौन आएगा। अब देखिए REPEA सेम है और लास्ट में L है और T है, तो पहले 5 आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब 4 और 1 में देख लेते हैं कि 4 और 1 में कौन पहले आ रहा है। 4 और 1 में, 4 और 1 को देखेंगे तो कौन आएगा पहले, 4 आएगा, पहले 4 आएगा, P के बाद E है और P के बाद O है, तो 4 पहले आएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 2 और 1 को देख लेते हैं, तो 2 और 1 को देखेंगे तो क्या ये पहले आएगा 1, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले से चेंज करते हैं। यहाँ पे दिया है पहले वाले को अंतिम लेटर के साथ, दूसरे वाले को 10वीं लेटर के साथ। तो ऐसे हम लोग इंटरचेंज करने के बाद हमें पूछा जा रहा है कि बी के बाद कौन सा लेटर आएगा। तो हमें देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए इधर से 3 छोड़ दीजिए और इधर से 3 छोड़ दीजिए। हम बी को चेंज करके ई के स्थान पे लेके आएंगे और ई के स्थान पर जब बी को लेके चले आए तो एन के स्थान पे कौन आएगा, आर आएगा, तो आर को हम लोग टिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है अब बोला जा रहा है, अब यहाँ पे देखिए बी दे दिया, तो बी तो इसमें कहीं है नहीं। पहले स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, विक्ट्री प्लान शब्द में सभी स्थिरांक का मतलब क्या होता है। अब देखिए इस तरह कन्फ्यूजन हम लोग को हिंदी में क्रिएट होता है, क्योंकि हिंदी के जो शब्द होते हैं थोड़े कठिन हो जाते हैं कहीं कहीं पे, तो हम लोग इंग्लिश वाले को पढ़ते हैं। इफ़ इन द वर्ड विक्ट्री प्लान ऑल द कॉन्सोनेंट आर फर्स्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। अब इसमें क्या किया गया है कि विक्ट्री को हम लिख लेते हैं VICTORY, विक्ट्री PLAN, विक्ट्री प्लान। इसमें क्या किया गया है कि अल्फ़ाबेट को, कॉन्सोनेंट को पहले सजाया गया है। तो ये क्या है, वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, और कोई तो है नहीं। और देन वॉवेल आर अरेंज, और उसके बाद वॉवेल को अरेंज किया गया है। विच लेटर विल बी द सेकेंड टू द राइट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट से 4 के बाद सेकेंड कौन सा होगा, मतलब लेफ्ट से डायरेक्ट आप 6 निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो पहले इसको सजाते हैं, तो सबसे पहले सी आएगा यहाँ पे, सी के बाद क्या आएगा, अब सी के बाद यल आएगा, यल यहाँ पे है, यल के बाद यन आएगा, यन हो गया, यन के बाद क्या आएगा, पी आएगा, पी हो गया यहाँ पे, टी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर हो गया, आर के बाद टी आएगा, टी हो गया, टी के बाद भी और भी के बाद वाई। अब देखिए हमें 6 ही निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब टी, ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये बैंक पीओ का और क्लर्क का एग्ज़ाम देंगे तो उसके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन को मेंस में लगाया जाता है। तो ये काफ़ी कठिन है, यदि नहीं समझ पाएंगे तो। इसमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको इसमें बताना है। अब देखिए जब भी परसेंटेज आपको देगा, पहले इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं, इसको हम समझा देते हैं कि जब परसेंटेज देगा तो इसका मतलब क्या कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 2 पर है। अब ये आप क्लॉक जानते ही हैं, 1 2 इस तरह होता है। इसमें 12 घड़ियाँ, 12 साइन बने होते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाता है 12।
तो परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब एक सुई यहाँ पे है 2 पे, और प्लस दिया है तो प्लस का मतलब क्या, प्लस दिया है इसका मतलब एक सुई 5 पे होगी, एक सुई 5 पे होगी। तो इस तरह आपको क्या करना होता है, इसको इंडिकेट करके क्वेश्चन को करना होता है। और तो हम लास्ट में सीधे पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि यदि 2 सिंबल एक साथ यूज किए जाते हैं यहाँ पे, तो पहला जो सिंबल होता है वो घंटे का होता है और दूसरा सिंबल क्या होता है, मिनट का होता है। अब देखिए ये इसका यूज किया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इस पर क्या आपका बन रहा है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब कि घंटे और मिनट की सुई 4 पे है, तो 4 पे हो गई। तो अब देखिए 2 सुई, 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 सिंबल यहाँ पे दिया है, तो ये 4 बज गया। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब 8 पे, तो मिनट वाली सुई 8 पे होगी, तो 4:40 आपका समय होगा। इस तरह हम लोग टाइम निकालेंगे। फिर देखिए आगे, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए एक ट्रेन है डी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है और परसेंटेज लेस देन पर लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होती है। अब देखिए परसेंटेज लेस देन इक्वल टू, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे तो 2 है, और लेस देन का मतलब 4, मतलब 2 बजकर, फिर से एक बार देख लेते हैं कि सेकंड वाला क्या है। यहाँ पे लेस देन का मतलब 4, तो 2:20 पे ये क्या होती है, रवाना होती है। 4 का मतलब 20 मिनट। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे क्या दिया है, लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होती है 2:20 पे, और दूसरी ट्रेन है एफ, लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होती है और यात्रा इतना पे शुरू करती है। तो यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया 8, अब देखिए इसमें भी गलती दिया है, यहाँ पे परसेंटेज लेस देन दिया है, यहाँ पे परसेंटेज ये सिंबल दिया है, और यहाँ पे परसेंटेज को बाद में कर दिया है। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन क्या है, गलत है। यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, तो इसलिए इस वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो कितना मिल गया, 2:20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना मिलता है, परसेंटेज का मतलब 2 हो गया और इसका मतलब 8 हो गया। तो एक ट्रेन 2:20 पे लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होती है और दूसरी ट्रेन 2:40 पे आगरा से लखनऊ के लिए रवाना होती है। इसकी जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 18/5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 36। मतलब ये डी ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एफ ट्रेन कितने की स्पीड से चलेगी इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक रेशियो दिया गया है कि एफ ट्रेन एफ डी की तुलना में 1/3 तेज यात्रा करता है, तो आपको निकालना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लखनऊ बना दिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, नहीं तो क्या होगा, मिस हो जाएगा। और दोनों के बीच में 138 आपको दिया है दूरी किलोमीटर। अब यहाँ पे दिया है 2:20 और यहाँ पे 2:40। हिंदी वाला आप लोगों का गलत है ये सिंबल, तो इसको हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। और फिर दिया है कि ये 36 की स्पीड से जाता है, ये 36 के स्पीड से, और 1/3 तेज है। 1/3 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो मतलब 12 मतलब 48 ये तेज है, तो ये किससे तेज है, यहाँ देखिए ये हो गया लखनऊ, ये हो गया आगरा और ये हो गया 138। ये 2:20, ये 2:40 और फिर ये 36 की स्पीड से जाता है, इसका 1/3 ज़्यादा है तो ये 48 की स्पीड से जाता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों कहाँ पर मिलेंगी। अब दोनों पे कहाँ पे मिलेंगी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे
ओ बिंदु पे ये दोनों मिल रही हैं। अब देखिए ये 20 मिनट पहले चलना शुरू की है और ये 40 पे चलना शुरू की है, तो 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 36 किलोमीटर चलती है 1 घंटा में, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 12 किलोमीटर। क्यों कि 60 का 1/3 है 20, तो 36 का भी 1/3 निकाल देंगे 20, तो ये टोटल दूरी 138 दिया है, इसका हम लोग 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 12 माइनस करेंगे तो ये 6, और यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस करेंगे तो ये 126 किलोमीटर की और यात्रा आपकी रह जाएगी। तो 136 किलोमीटर की यात्रा रह जाएगी और हमें करना कितना है, 36 और 48 से चलना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 6 14 और 4 और 3 कितना हो गया, 7 7 1 8, मतलब 84 दूरी और कवर हो गई। और टोटल कवर कितना करना था, 126, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 और दूरी आपको चलना होगा। तो 40 दूरी मतलब इसका हाफ, तो ये कितना हो गया, 1 घंटा 30 मिनट और दूरी लगेगा। कब से, 2:40 से आपको 1 घंटा 30 मिनट और समय लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, इधर हो गया 3 और ये हो गया 70 का मतलब ये 60, 1 घंटा इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 4:10 टाइम आपका आएगा। और इसमें देख लीजिए कि 4:10 पे कौन सा आपका इंडिकेशन कर रहा है। तो 4 कब बज रहा है, यहाँ पे 4 बज रहा है लेस देन पे, तो लेस देन पे 4 बजेगा, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 4:10। और परसेंटेज को हम देखें कि 2 पे ये सुई जाती है तो 10 बजेगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, पता नहीं आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है ये क्वेश्चन समझ में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर से मैं इस क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस सेशन चलता है उसमें हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। अब देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में देखिए इन्वेस्ट इफोर्ट टू एनर्जी, चाइनीज कोडिंग है, इसको हम लोगों को निकालना होता है। यहाँ से देखिए इन्वेस्ट और इफोर्ट, आपको सारे कोड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे कौन कहाँ से निकल रहा है। अब देखिए मनी और एंड का हमें कोड मिल जाए तो इन्वेस्ट और इफोर्ट का कोड हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको एंड और मनी का कोड मिल जाएगा। देखिए टी यहाँ है, टी ए यहाँ है और एम आर यहाँ है, एम आर यहाँ है। तो आपका जो कोड बनना है एच आई और जी ई, जिसमें होगा वही सही होगा, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और देखिए लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा। तो हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी टू और एनर्जी की, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये लॉन्गर दिया है, लॉन्गर को इस रूप में लिखा गया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए आर का कोड होता है 18, 18 में से 1 माइनस किया गया है 17, तो मतलब इस तरह आपको लिखा गया है, यहाँ पे 18 है तो यहाँ से 17 से स्टार्ट किया गया है। तो उसी तरह हम लोग भी इसको स्टार्ट करेंगे और इधर से आ रहा है ई के बाद, ई के पहले क्या आता है, डी आता है, जी के पहले एफ आता है, एन के पहले एम आता है, ओ के पहले एन आता है, एल के पहले के आता है। तो इसी तरह हम लोग को भी स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखिए आर के पहले क्यू और ई के पहले डी, फिर जी के पहले ई, तो कोई मिल रहा है, जी के पहले एफ आता है ना, तो जी के पहले एफ हो गया, फिर आई के पहले कौन सा आता है, एच आता है, और टी के पहले क्या आता है, यस आता है। कौन सा ऑप्शन होगा, क्यू डी एफ, क्यू डी एफ, ये कट गया, ये कट गया, एच एस, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो बैंकिंग में आते हैं मेंस लेवल में, वो आपसे पूछा गया था, इसलिए क्या हुआ था, रीजनिंग का पेपर काफ़ी कठिन हो गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से मेहनत करके समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि भागेंगे तो कुछ नहीं होगा, भागने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए इस कोड में आपको बताना है कि ई एक्स की वाइफ है, तो चलिए हम लोग तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यक्स परसेंटेज पी, यक्स परसेंटेज पी मतलब यक्स यहाँ पे परसेंटेज दिया है,
यल यम का दामाद है, यक्स दामाद है पी का, तो पी को यहाँ पी की कोई लड़की होगी उसका ये हस्बैंड होगा यक्स यहाँ पे। फिर माइनस का मतलब यल पत्नी है यम की, मतलब यहाँ से यल पत्नी है यम की, तो सी पत्नी है किसकी, पी की, तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो गए। अब आपको बताना है कि यक्स की वाइफ कौन होगी। तो देखिए इसमें हम लोग इसको लेंगे इंटू को, तो इंटू क्या शो कर रहा है, यल यम का पिता है, यल यम का पिता है, तो डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो डी यहाँ पे हो गया, सी का पिता हो गया। आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस से क्या मिल रहा है आपको, यल यम का बेटा है, डी ई का बेटा है। अब देखिए इस वाले ग्रुप में आ गया, तो इससे हस्बैंड वाइफ तो प्रूव नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट फिर से प्लस आ गया, तो प्लस क्या है, यल यम का बेटा है, तो सी डी का बेटा है, फिर से वही डी सी का बेटा है, डी जो है सी का बेटा है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे डी सी का बेटा हो गया ये, और माइनस का मतलब यल यम की पत्नी है, यल यम की पत्नी है, यल यम की पत्नी है, तो कौन हो जाएगा, यल मतलब ई डी की पत्नी है। अब देखिए ये डी की पत्नी हो गई, तो ये तो ब्रदर सिस्टर होंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आपको दिखाया गया है, प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया कि यल यम का बेटा है, तो सी डी का बेटा है, तो सी डी का बेटा है, तो यहाँ पे रख दीजिए इस जनरेशन में, मतलब ये इसकी सिस्टर होगी। और हैशटैग का मतलब यम यल की इकलौती बहन है, तो ये ई है डी की इकलौती बहन है, तो यहाँ पे हो गई। तो अब देखिए इससे आपको ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं इसको सॉल्व करना। अब देखिए अब ये काफ़ी भी लंबी वीडियो हो गई, तो हम लोग 71 तक सॉल्व करते हैं, और जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके लिखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पेपर को हम पूरा सॉल्व कराएंगे। तो अच्छे से आप लोग रीजनिंग प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग का लेवल आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना टफ बनाया जा रहा है, और पेपर होने वाला है तो उसमें और टफ रीजनिंग आने की संभावना है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों की रीजनिंग एकदम सही हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।